सो गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को। गुड आफ्टरनून अध्ययन गुरु की तरफ से। चलिए आज का टॉपिक जो हम शुरू करना चाहते हैं वो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आप सभी देख रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप समझिएगा, देखिएगा एक प्रकार का क्या है। मैं पहला पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा, संघट्ट है। संघट्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, कक्षा 11 में पढ़ा था, कोलिजन है। क्या है? कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये यहाँ आ रही प्रकाश की किरण, तो ये प्रकाश की किरण फोटान के रूप में चलती है। तो ये सब क्या है? फोटान है। अच्छा, जब फोटान और यहां पर कोई माध्यम का कण है, तो ये क्या है? माध्यम का कण। तो जब माध्यम के कण से फोटान की टक्कर होती है, फोटान की यानी फोटान और माध्यम का कण टक्कर जब होती है, टक्कर में ऊर्जा का क्या होता है? यानी आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है, यानी फोटान की जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा? माध्यम के कण के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी हम यूं कहें कि जब फोटान और माध्यम में उपस्थित किसी कण का संघट्ट होता, कोलिजन होता, तो उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और इसी ऊर्जा के आदान प्रदान से क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना होगी। बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिएगा हमने क्या बताया है कि जैसे मान लो सन से, सूरज से आपकी प्रकाश की लाइट आ रही है, माध्यम में उपस्थित कणों से जब ये टकराएगी तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो प्रकाश आता है ऊपर से नीचे पृथ्वी की सतह पर, तो ये बंडल अथवा पैकेटों के रूप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। और जब ये फोटान माध्यम में उपस्थित किसी भी कण से जब आपस में टकराता है, तो टकराने से फोटान के द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर होती है। किसमें आती है? माध्यम के कण में आती है। समझ में आया कि नहीं? माध्यम के कण में जब ऊर्जा आ जाती है तो यही क्या हो जाती? माध्यम का कण ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो ऊर्जा जब इसके द्वारा क्या होती है? अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, तो इसी घटना को हम क्या कहें? और ये ऊर्जा, और यही ऊर्जा माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा निष्कासित होती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, इसको आप समझ लीजिएगा कि जब किसी स्रोत से प्रकाश की ऊर्जा आती है और वो माध्यम के कण पर टकराती है, टकराने से माध्यम में उपस्थित कण उस ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषण के उपरांत ये ऊर्जा इधर उधर मतलब माध्यम में ही विसरित हो जाती है, मतलब निकलती रहती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? और ये घटना तभी संभव है जब आप समझिएगा, ये जो प्रकाश आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, यानी आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होना चाहिए। किससे? ये जो माध्यम में उपस्थित कण के आकार से, साइज ऑफ मीडियम्स पार्टिकल से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? साइज ऑफ मीडियम्स पार्टिकल से अगर ज्यादा हुई आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से,
तो आप समझ लो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होगी, अन्यथा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। ये आवश्यक शर्त है। तो नेसेसरी कंडीशन इज दिस, आप ये दिमाग में रखिएगा। क्या मैंने बोला कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान साइज ऑफ मीडियम पार्टिकल से अधिक होगा, तभी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होगी, अन्यथा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां पे जरा देखिएगा, अभी आपने पढ़ा था दृश्य प्रकाश। आप सभी जानते हैं कि दृश्य प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? दृश्य प्रकाश में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आपने देखा था बी गई यार से कितने रंग होते हैं? 7। तो अब इसमें देखिएगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य हमने बताया था लैम्डा आर, यानी ये सबसे ज्यादा होती है। तो ये नियर अबाउट आप अगर हम डेटा आप देखेंगे तो 7500 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 7500 एंगस्ट्राम होती है, राइट। और इसकी मैं बात करूं, लैम्डा बी की बात करूं, तो इसका जो डेटा है ये कम है, लगभग अप्रोक्सीमेट जो डेटा है बता रहा है 4000 एंगस्ट्राम के करीब है। तो आप इस डेटा से समझ सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती? सर्वाधिक होती इन 7 रंगों में, 7 एक वर्णीय प्रकाश के रंगों में सबसे कम किसकी होती है? बैगनी रंग की होती। क्लियर हुआ? तो इसमें देखिएगा सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होगा? वायलेट कलर का सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, सबसे अधिक। और सबसे कम किसका होगा प्रकाश का प्रकीर्णन? सबसे कम होगा यानी रेड कलर। समझ में आ गई बात की नहीं? यानी लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा, जबकि वायलेट कलर के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे अधिक होता है। क्लियर हुई बात की नहीं? और इसीलिए यहां पर देखिएगा लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन का कम होने के कारण खतरे के निशानों में यानी संकेतों में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर रोड्स के ऊपर जब कहीं पर मेंटेनेंस होता है, हाईवे पे आप जब जाएं या रोड पर, तो वहां पर जो निशान लगाए जाते हैं वो रेड कलर के लगाए जाते हैं। इसका कारण आप समझ रहे होंगे कि दूर से व्यक्तियों को ये साफ दिखेगा रेड कलर, बिकॉज इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और सबसे अधिक क्या होता है? वायलेट कलर का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्लियर हुई बात की नहीं? और इसी कारण यहां पे देखिएगा, आप अच्छे से समझिएगा, वायलेट कलर का सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। जब बहुत कम है तो इसका मतलब आकाश जो है हमारा कैसा दिखाई देने लगता है? नीला दिखाई देता है। मुख्य यही कारण है, आप ये समझिएगा। क्योंकि जब ऊपर से प्रकाश जब चलता है ना, इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। यहां मान लो सपोज ये अर्थ का सरफेस है और इधर हम मान लेते हैं ये कोई सन है और सन से क्या है? प्रकाश की किरणें आ रही। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की क्या है? उसमें 7 मतलब दृश्य प्रकाश उपस्थित होता है। और दृश्य प्रकाश में कितने रंग जो हमको दिखाई देते हैं? वो 7 रंग होते हैं। तो अच्छा ये बताओ यहां पर क्या है? ये पृथ्वी पर स्पेस है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं, खाली जगह, रिक्त स्थान। अब जब यहां पर आते हैं, पृथ्वी के सतह के संपर्कित अवस्था में आते हैं, तो यहां पर क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल में छोटे छोटे उपस्थित क्या है? कण है। ये आप समझिएगा, वायुमंडल में क्या है? छोटे छोटे उपस्थित कण हैं। अब जब ये प्रकाश यहां पर आकर के क्या टकराती है, तो टकराने के उपरांत अब यहां पे जरा देखिए, जो इसकी तरंगदैर्घ्य है उसका मान अधिक होता है और कण के साइज से।
तो अब यहां पे समझिएगा, ये कण क्या कर लेता है, सबसे पहले वायलेट रंग के आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। सबसे पहले क्योंकि सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है, वायलेट कलर का, फिर उसके बाद इंडिगो और फिर उसके बाद क्या, ब्लू कलर का। तो इनका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे पहले वायलेट और फिर उसके बाद इंडिगो और फिर उसके बाद ब्लू। तो अब क्या होगा, ये यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगेगा, मतलब पहले ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी और यही कण के द्वारा क्या होंगे, ऊर्जा निष्कासित होने लगेगी। तो आप मुझे बताओ, जब ये घटना हर जगह होगी तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वापस हमको कौन से कलर यहां पर पूरे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में ऊपर की ओर दिखेंगे। तो आप समझ जाएंगेगा 3 कलरों का कॉम्बिनेशन ज्यादा दिखेगा, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, और ओवरऑल इससे बन जाता है क्या, स्काई कलर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्काई कलर। इसलिए हमें जो स्पेस है, खाली जगह, जो रिक्त स्थान है ये वाला, यह हमको आकाश कैसा दिखाई देने लगता है, नीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो हमें लगता है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने इसको क्या माना है, पृथ्वी की सतह माना है, ये वाली जो काले रंग की, और फिर हमने ये ब्लू रंग का क्या, आसमान दिखाया है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने हरे रंग से सूरज बना, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणों में हमने बताया दृश्य प्रकाश उपस्थित होता है, और दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, विभिन्न ओर से। तो यहां जैसे ये प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराती है, सबसे पहले क्या, वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर क्या होते हैं, उस कण के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी इन प्रकाश की ऊर्जाओं को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जब कंप्लीट रूप से अवशोषित हो जाते हैं तो ये तुरंत क्या होने लगते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को निष्कासित करने लगते हैं। तो वो किस रंग का होगा, वायलेट, इंडिगो, मोस्ट ऑफ द केसेस में वायलेट, और उसके बाद फिर इंडिगो और उसके ब्लू। तो यहां पर सब ये जो है चारों तरफ विकृत हो जाता है, और ओवरऑल कुल मिला के जो हमें रंग दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, स्काई कलर दिखाई देता है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो आकाश है वो नीले रंग का क्यों दिखाई देता, कारण स्पष्ट करिएगा। तो कारण आप समझ में आ गया होगा, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण हमको हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। बताइए यहां पर कोई दिक्कत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना पर आधारित कोई 2 या 3 या 4 उदाहरण दीजिएगा, तो मैं वो स्पष्ट कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहला जो रीजन है, पहला एग्जाम्पल है आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा जो इसका उदाहरण होगा, सेकंड, बादलों का सफेद दिखाई देना। किसका सफेद दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, सफेद दिखाई देना। और तीसरा जो एग्जाम्पल होगा, सूर्य उदय के समय सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना। ये उदाहरण है 3। क्लियर हुई बात। और चौथा मैंने अभी आपको बताया, खतरे के संकेतों का, खतरे के संकेतों का लाल रंग का लिया जाना, लाल रंग का लिया जाना। ये आप समझिए, इसके प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित क्या है, 4 मैंने उदाहरण दिए। पेपर में पूछा जाता कोई एक उदाहरण दीजिएगा या कोई 3 उदाहरण दीजिए, तभी मैंने एक एडवांस लिखवा दिया ताकि आपको कोई समस्या ना हो। पहला आकाश का नीला दिखाई देना, दूसरा क्या मैंने
बादलों का सफेद दिखाई देना। और तीसरा, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना। चौथा, खतरे के संकेतों का लाल रंग का लिया जाना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कुछ हद तक क्लियर हुई होगी। इसी में हम लोग बातचीत कर लेते हैं लॉर्ड रेले का प्रयोग। लॉर्ड रेले का प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट हमको देखना है, किसका? लॉर्ड रेले का प्रयोग के एक्सपेरिमेंट को देखना है। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाए हैं आप लोग आपके सामने दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड रेले का प्रयोग क्या है? लॉर्ड रेले का नियम अथवा प्रयोग। लॉर्ड रेले का नियम अथवा क्या? प्रयोग। चलिए इसको देखते हैं, लॉर्ड रेले का नियम क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये कहना ये चाहता है कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता वो क्या है? उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो सूरज से जो लाइट आ रही है, ये लाइट की जो तीव्रता है आई, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, क्या है? तरंगदैर्घ्य उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आई व्युत्क्रमानुपाती 1/λ की पावर 4। यहां पर ध्यान देने वाली बात होगी कि आई क्या है? आई, ध्यान दो, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता। और लैम्डा भी क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। यह ध्यान देने वाली बात है, यह आई और लैम्डा। अगर हम दो प्रकाश की किरणों को ले लें तब देखिए हमारा जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा? I1/I2 बराबर λ2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय λ1 की पावर 4, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। I1/I2 बराबर λ2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय λ1 की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहां पे आप ध्यान देंगे, ये क्या है? आई क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, और ये क्या है? सॉरी, ये आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। क्या है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ध्यान रखना, यानी ये जो आ रही है प्रकाश की किरण और फिर कण के द्वारा ये प्रकाश की किरण अवशोषित होगी, तो ये आपतित प्रकाश की यहां की तरंगदैर्घ्य हम लेंगे। फिर आप जरा देखिएगा, ये किसी कण के द्वारा क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा, और इसके द्वारा प्रकाश विकृत होगा। तो विकृत प्रकाश की जो आपकी यहां पर देखिएगा, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी आई ये होगा, और लैम्डा इसका क्या होगा? ये इसका होगा। तो यह आपतित प्रकाश है, और ये क्या है? विकृत प्रकाश है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपतित प्रकाश है और ये क्या है? विकृत प्रकाश। इसमें बताओ कोई समस्या हो? लॉर्ड रेले का नियम ये कहता है कि, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता का मान आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मैं दो प्रकाश की किरणों के लिए अगर मैं बात करूं तो I1/I2 बराबर क्या हो जाएगा? λ2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय λ1 की पावर 4 हो जाएगा। राइट? इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने बड़ा योगदान दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से संबंधित। आप सब लगभग हमें लगता है जानते भी होंगे,
और उनका नाम है लॉर्ड रमन। साइंटिस्ट का नाम है रमन साइंटिस्ट। तो इसीलिए रमन का प्रभाव पड़ा जाता है जब प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम पढ़ते हैं। तो साथ में हमारे इंडियन स्कॉलर्स यानी साइंस के इंडियन स्कॉलर रमन के नाम पर क्या इसमें आया, रमन का प्रभाव, रमन का प्रकाश देखिए, जब लॉर्ड रेले एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जब वो प्रकाश की किरण माध्यम में उपस्थित कणों के ऊपर डाल रहा था, तो उसने उसका स्पेक्ट्रम देखा। तो उस स्पेक्ट्रम में एक मोटी प्रकाश की पट्टी देखी, उसने मोटी प्रकाश की पट्टी। लेकिन रमन साहब ने जब इसको और गौर से देखा, कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो उसने कई और इस रेखा के संलग्न कुछ और पतली रेखाएं आस पड़ोस में देखी। इससे कम आवृत्ति के और इससे अधिक आवृत्ति की लेफ्ट राइट में जब उसने देखा, तो इसी प्रभाव को क्या बोला गया, रमन का प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव। बात समझिएगा, जब प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना का स्पेक्ट्रम लॉर्ड रेले नामक वैज्ञानिक ने देखा, तो उसने ये देखा कि एक मोटी प्रकाश की पट्टी दिखाई देती है स्पेक्ट्रम में, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया, तो उसने ये पाया कि इस मोटी पट्टी के अलावा कई इससे कम आवृत्ति की भी लाइनें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ इससे अधिक आवृत्ति की भी लाइनें हमको दूसरी ओर दिखाई देती हैं। और इसी घटना को क्या बोला गया, रमन के प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव। समझ में आया? या रमन के प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित नियम कहा गया। इसे जो बोला गया स्टोक रेखाएं, इन्होंने नाम दिया, रमन साहब ने नाम क्या दिया, स्टोक रेखाएं। क्या नाम दिया, स्टोक रेखाएं नाम दिया। और इसको क्या नाम दिया, प्रति स्टोक रेखाएं, प्रति स्टोक रेखाएं, इसको नाम दिया। बात समझ में आ रही? क्या नाम दिया, प्रति स्टोक। अगर मान लो इस की आवृत्ति म्यू है, तो इसकी आवृत्ति म्यू माइनस म्यू 1, और इसकी आवृत्ति म्यू माइनस म्यू 2, और इसकी आवृत्ति म्यू माइनस म्यू 3। यहां पर इसकी आवृत्ति म्यू प्लस म्यू 1, और यहां पर क्या म्यू प्लस म्यू 2, और यहां पर क्या म्यू प्लस म्यू 3 होगा, राइट। और यहां पर अधिक यानी इस जो प्रकीर्णित प्रकाश है उससे अधिक आवृत्ति की कई रेखाएं प्राप्त हुई, और इससे निम्न आवृत्ति की भी कई रेखाएं प्राप्त हुई। इसीलिए इसको इन्होंने नाम दिया रमन के प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव। और इनके वैल्यू ऑफ क्रेडिट बढ़ाने के लिए रमन्स इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग फिनोमिना, इसे भी नाम दिया गया। तो शायद हमें लगता है बात आपको समझ में आ गई। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो भी प्रकाशिक घटनाएं होती हैं, तो उसको जो प्रकाशिक घटनाएं होती हैं उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर जो दिखाई देता है उसका एक सेक्शन, एक पार्ट क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं, उसको आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो जब किसी कार्बनिक द्रव या बेंजीन, मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जब किसी कार्बनिक द्रव, यहां पर मान लो सपोज इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, कार्बनिक द्रव भरा हुआ है। क्या भरा है, कार्बनिक द्रव अथवा बेंजीन भरा है। क्या भरा है, बेंजीन। और इसके ऊपर क्या है, प्रकाश की किरण आपतित होती है। समझ में आया? प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो अब यहां से क्योंकि इसमें माध्यम में उपस्थित कण हैं, तो जब इस कण से इनकी टक्कर होती फोटॉन और
कार्बनिक द्रव में उपस्थित कण से जब इसकी टक्कर होती है तो कार्बनिक द्रव के कण इस आपतित प्रकाश की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं बेटा, अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषण की प्रक्रिया के दौरान जब ये कंप्लीटली फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रकाश विसरित करने शुरू कर देते हैं, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यानी यहां से क्या हो जाता, प्रकाश चारों तरफ प्रकीर्णित हो जाता है, ये आप समझिएगा। तो अब यहीं पर जरा देखिएगा, तो प्रकाश में जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति के अलावा जो प्रकीर्णित प्रकाश है उनकी जो रेखाएं हैं, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंगे हैं या अथवा प्रकीर्णित प्रकाश रेखाएं हैं, उनकी आवृत्ति या तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम प्राप्त होती या उससे अधिक प्राप्त होती हैं। आप ऐसे समझिएगा, यहां भी ये देखिएगा इस तरीके से। आप यहां पे जरा देखिएगा, म्यू माइनस क्या होगा, म्यू 1, और यहां पे क्या होगा, म्यू माइनस म्यू 2, और इधर क्या होगा, म्यू प्लस म्यू 1, और इधर क्या होगा, म्यू प्लस म्यू 2, म्यू प्लस म्यू 3 होगा। राइट, ये बात आप अच्छे से समझिएगा। तो इन्हीं को उन्होंने नाम दिया, जो कम आवृत्ति की थी उनको नाम दिया स्टोक रेखाएं, और इनको क्या नाम दिया, प्रति स्टोक रेखाएं नाम दिया। शायद हमें उम्मीद है कि आप लोगों को रमन का एक्सपेरिमेंट, आपको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको शायद समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं कि रमन साहब ने किसी बर्तन में सबसे पहले कार्बनिक द्रव अथवा बेंजीन लिया होगा और उसमें आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश यानी म्यू आवृत्ति के प्रकाश को डाला। डालने पर क्या हुआ, माध्यम में उपस्थित कार्बनिक द्रव के जो कण हैं इसके प्रकाश की ऊर्जा को, आपतित प्रकाश की ऊर्जा को क्या किए होंगे, अवशोषित किया। अवशोषण के उपरांत बाद में प्रकाश के जो प्रकीर्णन की घटना हुई, और प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना में उन्होंने ये पाया कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अलावा अन्य उससे अधिक प्रकाश के किरणें पाई गई और उससे निम्न आवृत्ति की भी प्रकाश की किरणें पाई गई स्पेक्ट्रम में। तो इसीलिए इनको जो कम, जिनकी आवृत्ति थी, जिन प्रकाश की किरणों की आवृत्ति कम थी, उनको हमने क्या कहा, उनको रमन साहब ने क्या कहा, स्टोक रेखाएं, और जिनकी आवृत्ति अधिक थी उनको क्या कहा, प्रति स्टोक रेखाएं। क्लियर हुई बात की नहीं? यहां पर आप ध्यान देना, जो वायलेट कलर की क्वेश्चन ये बन जाता है 1 नंबर में कि सबसे न्यूनतम तीव्रता किस रंग की होती है, तो आंसर क्या होगा, वायलेट कलर की सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा, प्रकाश का वो तीव्रता होगी। और मैक्सिमम किसका होगा, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो मैक्सिमम में आप लिखेंगे ब्लू कलर का लिखेंगे। किसका, ये मैक्सिमम होगा और ये क्या होगा, मिनिमम होगा। और आई का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, प्रकाश की तीव्रता को संबोधित कर रहा है, यहां पर प्रकाश की तीव्रता को संबोधित कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि वायलेट कलर का सबसे कम प्रकाश का सबसे इसकी प्रकाश की जो तीव्रता है वो सबसे कम होगी, और जो ब्लू कलर है इसकी प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो ओवरऑल हमें लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि यहां पर ये कंफ्यूजन हुआ है। साथ ही साथ मैं अपने टेक्निकल टीम में मिस्टर शादाब को बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि ये क्लास उन्हीं के सपोर्ट में कवर अप की गई है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देखिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है बात। भाई कम से कम हम इंप्रूव करेंगे, सुधार करेंगे अपने कंटेंट्स में। और अगर आपको पसंद आया है तो ये आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे और पूरी टेक्निकल टीम के प्रोत्साहन के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।